मैं शोएब मोहम्मद, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज हम बात करेंगे हिंदू लॉ का जो एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की जो धारा 3 और 4 के बारे में। धारा जो 3 है वो परिभाषाओं से संबंधित है, यानी कि इस अधिनियम की जो धारा 3 है उसके अंतर्गत कुछ परिभाषाएं दी गई हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। धारा 3 परिभाषाएं। इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा उपेक्षित नहीं हो, यानी इस अधिनियम में इन जो परिभाषाओं का मतलब है वो इसी रूप में लिया जाएगा जो कि धारा 3 में बताई गई है, जब तक कि अन्यथा पर्टिकुलर जगह पे अन्यथा कोई अन्य बात लिखी हुई नहीं हो आगे इस एक्ट के अन्य प्रावधानों के अंतर्गत, अन्यथा उपेक्षित न हो, अन्यथा अपेक्षित न हो। अब हम बात करते हैं धारा 3 की जो परिभाषा है पहली, जो कि खंड क में दी गई है। रूढ़ी और प्रथा, कस्टम और यूजेज किसे कहेंगे। पद ऐसे रूढ़ी और प्रथा पद ऐसे किसी भी नियम का संज्ञान कराते हैं जिसमें दीर्घकाल तक निरंतरता और एक रूपता से अनुपालित किए जाने के कारण किसी स्थानीय क्षेत्र, जनजाति, समुदाय, समूह या कुटुंब के हिंदुओं में विधि का बल अभिप्राप्त कर लिया हो। द एक्सप्रेशन कस्टम एंड यूजेज signify any rule which having been continuously and uniformly observed for a long time has obtained the force of law among Hindus in any local area, tribe, community, group और family। यानी कि किसी स्थानीय क्षेत्र के अंतर्गत, जनजाति समुदाय के अंतर्गत, किसी समूह के अंतर्गत या कुटुंब के अंतर्गत जो हिंदू निवास करते हैं, ऐसे स्थानीय क्षेत्र के हिंदू, जनजाति समुदाय, समूह या कुटुंब के हिंदुओं में अगर कोई ऐसा नियम जो है जो कि दीर्घकाल से चला आ रहा है, जो कि निरंतर है, कंटिन्यू है, एक रूपता में है, सिमिलर फॉर्म में है, यूनिफॉर्म रूप से है, अनुपालित किए जाने के कारण, यानी कोई ऐसा रूल जिसका कि कंटिन्यूसली, यूनिफॉर्मली ऑब्जर्व किया जा रहा है काफ़ी लंबे समय से, यानी लॉन्ग टाइम है इस प्रकार का कोई नियम, और यूनिफॉर्म है और कंटिन्यूसली उसको उस नियम का पालन किया जा रहा है, और उस नियम ने उस किसी स्थानीय क्षेत्र के अंतर्गत, जनजाति समुदाय, समूह, कुटुंब के अंतर्गत विधि के रूप में उसने बल प्राप्त कर लिया है, यानी वो इतने समय से चला आ रहा है वो नियम, कि वो नियम अपने आप के अंतर्गत विधि बन गया है। तो ऐसे जो नियम हैं, पुराने जो प्रथाएं हैं, ऐसी प्रथाएं और जो ऐसी रूढ़ियां हैं जो कि दीर्घकाल से निरंतर चली आ रही है और एक रूपता भी है उनमें और कंटिन्यू चली आ रही है, तो ऐसे जो नियम हैं, ऐसे नियमों को रूढ़ी तथा प्रथा कहा जाता है, जो कि कई समय से चले आ रहे हैं, जिन्होंने पर्टिकुलर किसी स्थानीय क्षेत्र के अंदर या किसी जनजाति के अंतर्गत या किसी समुदाय, समूह या कुटुंब के अंदर हिंदुओं में विधि का बल अभिप्राप्त कर लिया हो। तो इस प्रकार के नियमों को रूढ़ि और प्रथा कहा जाता है, परंतु यह तब जबकि वह नियम निश्चित हो। कंडीशन क्या है रूढ़ि और प्रथा होने के लिए, कि वो ऐसा जो नियम है जो कई सालों से चला रहा है यूनिफॉर्म रूप में, कंटिन्यूअसली, वो नियम क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, और अयुक्त युक्त या लोक नीति के विरुद्ध न हो, यानी ऐसा नियम जो है वो अनरीजनेबल नहीं हो और अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी, यानी लोक नीति के विरुद्ध नहीं हो। तो इस प्रकार का जो नियम है जो कई वर्षों से निरंतर एक रूप में चला आ रहा है, वो रूढ़ि या प्रथा कहलाता है। जबकि ये कहा गया है कि वो जो नियम है वो निश्चित हो, एक ही रूप में हो, उसमें कोई बदलाव नहीं हो, और ऐसा अनरीजनेबल नहीं हो और लोक नीति के विरुद्ध नहीं हो, तो ऐसे नियमों को रूढ़ि और प्रथा कहा जाता है। परंतु यह और भी कि ऐसे नियम की दशा में जो एक कुटुंब को ही लागू हो, उसकी निरंतरता उस कुटुंब द्वारा बंद न कर दी गई हो, यानी कि एक ऐसा परिवार है, उस परिवार के अंदर कोई नियम लागू है, तो यहाँ पर यह कंडीशन है कि उस परिवार के द्वारा उस नियम को डिसकंटिन्यू नहीं किया गया हो, यानी उस परिवार के द्वारा उस नियम को जो है रोका नहीं गया हो, वो कंटिन्यू रूप से उस परिवार में वो नियम चला आ रहा हो, तो वहाँ पर वो उस परिवार का जो है वो रूढ़ि और प्रथा कहलाएगा। अगर डिसकंटिन्यू हो जाता है उस परिवार के अंदर वो नियम, तो वो रूढ़ि और प्रथा नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पर ये हमने जाना कि रूढ़ि और प्रथा क्या होती है खंड ख के अंतर्गत। अब हम खंड ख की बात करते हैं। खंड ख में कहा गया है कि जिला न्यायालय
जिला न्यायालय से अभिप्रेत है ऐसे किसी क्षेत्र में जिसके लिए कोई नगर सिविल न्यायालय हो, यानी नगर का जो सिविल न्यायालय है जिसे कि सिटी सिविल कोर्ट बोलते हैं, और वह न्यायालय जो अन्य किसी क्षेत्र में आरंभिक अधिकारिता का प्रधान सिविल न्यायालय हो। आरंभिक अधिकारिता का कौन सा हो, प्रिंसिपल सिविल कोर्ट हो, या जो नगर का जो सिविल न्यायालय है या प्रिंसिपल सिविल कोर्ट है जैसे डीजे कोर्ट होता है, या उसके अंतर्गत ऐसा कोई भी अन्य सिविल न्यायालय आता है जिसे राज्य सरकार राज्य शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के में व्यवहार बातों के बारे में अधिकारिता युक्त विनिर्दिष्ट कर दे। यानी जिला न्यायालय कौन सा होगा, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत या तो होगा जो सिटी सिविल कोर्ट होगा या प्रिंसिपल सिविल कोर्ट होगा उस जिले का, या फिर जो राज्य सरकार है वो शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम में के संबंध में अगर कोई अधिकारिता किसी न्यायालय को देती है तो वो भी जिला न्यायालय की श्रेणी में आएगा। जैसे कि फैमिली कोर्ट हैं जिनको बनाया गया है तो वो भी इस परिभाषा के जो खंड हैं उसके अंतर्गत आएंगे। यानी यहाँ पर जिला न्यायालय से संबंधित नगर सिविल न्यायालय हो या आरंभिक अधिकारिता का जो प्रधान सिविल न्यायालय हो, डीजे कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट हो, प्रिंसिपल सिविल कोर्ट, और या फिर वो हो जिसको कि किसी न्यायालय को जो राज्य सरकार है वो शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम से संबंधित बातों के बारे में अधिकारिता प्रदान करे, जैसे कि फैमिली कोर्ट बनाए गए हैं तो उनको जिला न्यायालय कहा गया है खंड ख के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं खंड ग की, जिसमें पूर्ण रक्त और अर्ध रक्त के बारे में बताया गया है। फुल ब्लड और हाफ ब्लड हम किसे कहते हैं? कोई भी दो व्यक्ति एक दूसरे से पूर्ण रक्त से संबंधित तब कहे जाते हैं जबकि वे एक ही पूर्वज से एक ही पत्नी द्वारा अवजनित हो। यानी फुल ब्लड किसे कहेंगे? जब ऐसे दो व्यक्ति जिनके माता और पिता एक ही हों, यानी उन दोनों की उत्पत्ति एक ही मेल और फीमेल से हो, जिनके माता पिता एक ही हो, जिनके पूर्वज और पूर्वजा एक ही हों दोनों के, तो उनको फुल ब्लड कहा जाता है। और अर्ध रक्त से जब तक कि वह एक ही पूर्वज से किंतु भिन्न भिन्न पत्नियों द्वारा अवजनित हो। अर्ध रक्त से दो व्यक्तियों को कब कहा जाएगा कि इनके बीच में अर्ध रक्त की नातेदारी है? क्योंकि जब उनके दोनों के फादर एक हो लेकिन दोनों की जो माताएं हैं वो अलग अलग हों, एक ही पूर्वज से, यानी फादर एक हो किंतु भिन्न पत्नियों द्वारा अवजनित हो लेकिन उनकी माताएं अलग अलग हो, तो उनको अर्धरक्त कहा जाएगा। यदि उन दो व्यक्तियों के माता और पिता एक ही हैं तो उनको फुल ब्लड नातेदारी कहा जाएगा। अब खंड जो घ है, यानी कि खंड डी जो है वो बात करता है एकोदर रक्त के बारे में, यूटेराइन ब्लड के बारे में। दो व्यक्ति एक दूसरे से एकोदर रक्त से संबंधित तब कहे जाते हैं जबकि वे एक ही पूर्वजा से किंतु भिन्न पतियों द्वारा अवजनित हो। यानी एकोदर रक्त या यूटेराइन ब्लड किसे कहेंगे? जिनकी पूर्वजा एक हो, यानी पूर्वजा का मतलब माता एक हो जबकि भिन्न पतियों द्वारा, यानी पिता तो अलग अलग है लेकिन माता एक ही हैं, तो ऐसे दो व्यक्ति एकोदर रक्त से संबंधित कहे जाएंगे जिनकी माता तो एक है लेकिन पिता अलग अलग है। स्पष्टीकरण खंड ग और घ में पूर्वज के अंतर्गत पिता और पूर्वजा के अंतर्गत माता आती है। ये यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि पूर्वज के अंतर्गत तो क्या आएंगे? पिता आएंगे, और पूर्वजा के अंतर्गत माता आती है। अब जो धारा 3 का जो खंड ई है उसमें कहा गया है विहित, यानी प्रेस्क्राइब्ड। प्रेस्क्राइब्ड का मतलब क्या हो? विहित से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित। यानी विहित अगर कोई चीज़ है उसका मतलब है कि वो कहाँ पर बताई गई है? इस अधिनियम के अंदर जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों के द्वारा किसी जो कोई प्रावधान किए जाते हैं तो उनको विहित कहा जाता है। विहित का मतलब इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के द्वारा विहित। तो विहित से मतलब है नियमों, जैसा कि नियमों में बताया गया है, जो कि इस अधिनियम के अंतर्गत नियम बनाए गए हैं। उसके बाद जो खंड एफ आता है धारा 3 का, उसमें कहा गया है कि सपिंडा रिलेशनशिप, सपिंड नातेदारी किसे कहेंगे? जब निर्देश किसी व्यक्ति के प्रति हो तो माता के माध्यम से उसकी ऊपरली ओर की परंपरा में तीसरी पीढ़ी तक, यानी सपिंड नातेदारी माता की बात करें तो माता में तीसरी पीढ़ी तक आएगी, यानी खुद उसकी माता और उसकी जो तीसरी पीढ़ी है माता के माता पिता, तो ये 3 पीढ़ी हो जाएगी, यानी नाना नानी तक वो चली जाएगी, जिसके अंतर्गत तीसरी पीढ़ी भी आती है। और पिता के माध्यम से सपिंड नातेदारी
का मतलब है उसकी ऊपरली ओर की परंपरा में 5वीं पीढ़ी तक, यानी खुद, फिर माता और माता के माता पिता, ये 3 पीढ़ी हो गई माता की तरफ से, और पिता की तरफ से खुद, खुद के पिता, पिता से दादा, परदादा, और उनसे उनके भी फादर। तो इस प्रकार से जो सपिंड नातेदारी में जो है माता की तरफ से 3 पीढ़ियाँ आती हैं और पिता की तरफ से 5 पीढ़ियाँ आती हैं। तो हर एक दशा में वंश परंपरा संपर्क व्यक्ति से जिसे पहली पीढ़ी गिना जाएगा ऊपर की ओर, यानी पिता की तरफ से 5 पीढ़ी तक, वो माता की तरफ से 3 पीढ़ी तक सपिंड नातेदारी के आते हैं। जैसे कि पहली पीढ़ी तो हो जाएंगे हम, दूसरे पिता, तीसरे दादा, और उसी प्रकार से ये 5वीं पीढ़ी तक चलेगी, पिता की तरफ से और माता की तरफ से स्वयं, और फिर माता और माता के माता पिता। तो इस प्रकार से ये जो रिलेशनशिप है ये सपिंड नातेदारी के अंतर्गत आती है। यानी सपिंडा रिलेशनशिप विद रेफरेंस टू एनी पर्सन एक्सटेंड्स एज फार एज द थर्ड जनरेशन इंक्लूसिव इन द लाइन ऑफ असेंट थ्रू द मदर, एंड द फिफ्थ इंक्लूसिव इन द लाइन ऑफ असेंट through the father, the line being traced upward in each case from the person concerned who is to be counted as the first generation। यानी खुद को फर्स्ट जनरेशन मानते हुए माता की तरफ से 3 पीढ़ी ऊपर की तरफ और पिता की तरफ से 5 पीढ़ी ऊपर की तरफ सपिंड नातेदारी के अंतर्गत आती है। 2 व्यक्ति एक दूसरे के सपिंड तब कहे जाते हैं, यानी 2 व्यक्ति एक दूसरे के सपिंड कब कहे जाएंगे, जबकि या तो एक उनमें से दूसरे का सपिंड नातेदारी की सीमाओं के भीतर पूर्व पुरुष हो, यानी कि एक दूसरे के सपिंड ये कहा जाता है जब पूर्व पुरुष हो एक दूसरे के, यानी कि जैसे बच्चा और उसकी माता और उसके जो है नाना नानी, या बच्चा उसके पिता उसके दादा, जो भी है मेल फीमेल उस रिलेशन में उसके भीतर पूर्व पुरुष हो सपिंड नातेदारी के अंदर, या जबकि उनका ऐसा कोई एक ही पारंपरिक पूर्व पुरुष हो, उसको भी सपिंड नातेदारी के अंदर कहा जाता है। जैसे 2 भाई बहन हैं तो उनका जो पूर्व पुरुष है वो एक ही होगा सपिंड नातेदारी के अंतर्गत, तो वहाँ पर ऐसे व्यक्ति जो हैं वो सपिंड कहलाएंगे, जिनका कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का सपिंड नातेदारी के अंदर अगर पूर्व पुरुष है या उन दोनों का पूर्व पुरुष एक ही है, तब ये कहा जाएगा कि ऐसे जो व्यक्ति हैं वो सपिंड कहलाएंगे। जो निर्देश उनमें से जिस किसी के प्रति भी हो उसे सपिंड नातेदारी की सीमाओं के भीतर हो, यानी कि अगर 2 व्यक्ति हैं उनको सपिंड कब कहा जाएगा, जबकि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का पूर्व पुरुष हो या उन 2 जो व्यक्ति हैं उन दोनों का पूर्व पुरुष एक ही व्यक्ति हो, तो ऐसे व्यक्ति सपिंड नातेदारी की श्रेणी में आते हैं। अब हम बात करते हैं खंड जी के बारे में, 6, जिसको हिंदी में कहा गया है खंड 6, प्रतिसिद्ध नातेदारी की डिग्रियां, डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, यानी प्रोहिबिटेड जो रिलेशनशिप हैं उनकी डिग्रियां क्या हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। 2 व्यक्ति प्रतिसिद्ध नातेदारी की डिग्रियों के भीतर कहे जाते हैं, यानी 2 व्यक्तियों को प्रतिसिद्ध नातेदारी की डिग्रियों के भीतर कहा जाता है। ये इसलिए कि उनके अंतर्गत रिलेशनशिप यानी मैरिज जो है वो अलाउड नहीं होती प्रतिसिद्ध नातेदारियों के अंतर्गत। अब कौन कौन सी प्रतिसिद्ध नातेदारियों की श्रेणियां हैं, तो जो खंड 6 है उसमें बताया गया है, पहला, यदि एक उनमें से दूसरे का पारंपरिक पूर्व पुरुष हो, यानी प्रतिसिद्ध नातेदारियाँ किसी जो व्यक्ति है उसके माता हो, पिता हो, दादा हो, दादी हो, पूर्व पुरुष हो, तो ऐसे पूर्व पुरुष भी किस में आ जाते हैं, प्रतिसिद्ध नातेदारियों में, इनमें विवाह नहीं हो सकता। यदि एक उनमें से दूसरे के पारंपरिक पूर्व पुरुष या वंशज की पत्नी या पति रहा हो, जैसे कि पहली पीढ़ी के अंदर पिता आते हैं तो पिता की पत्नी, दादा की पत्नी, या दादी का जो हस्बैंड है वो दादा, उसी प्रकार से एक दूसरे के अगर पूर्व पुरुष जो है पारंपरिक पूर्व पुरुष हैं या वंशज हैं, वंशज में भी आ जाता है, यानी वंशज का मतलब है कि जैसे कोई व्यक्ति है तो उसका बेटा, बेटे की पत्नी, तो इस प्रकार से बेटी, बेटी का पति, तो यदि उनमें से एक दूसरे के पारंपरिक पूर्व पुरुष हैं, अगर उसके पूर्व पुरुष है जिनसे कि उनकी पीढ़ी है, और वंशज यानी उसकी आने वाली जो मतलब उससे नीचे की जो पीढ़ियां हैं वो वंशज है, और ऊपर की जो पीढ़ियां वो पूर्व पुरुष हैं, उसका वंशज की पत्नी या पति रहा हो तो वो भी प्रतिसिद्ध नातेदारी की श्रेणी में आता है। यदि एक उनमें से दूसरे के भाई की या पिता अथवा माता के भाई की या पितामह अथवा पितामह के भाई की या माता माँ अथवा माता माँ
माता माही के भाई की पत्नी रही हो, यानी पिता की पत्नी हो, माता के भाई की पत्नी हो यानी मामा की पत्नी हो, पिता माँ दादा 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 की पत्नी हो, माता महा के भाई की पत्नी हो। तो इस प्रकार से दादी दादी के भाई की पत्नी हो, तो भाई की पत्नी हो, तो ऐसे व्यक्ति भी प्रतिसिद्ध नातेदारी की डिग्रियों में आएंगे, उनके बीच में विवाह नहीं हो सकता। यदि वे भाई और बहन हो, ताया चाचा भतीजी मामा और भांजा भांजी फूफी भतीजा मौसी और भांजा, या भाई बहन के अपत्य हो बच्चे हों, भाई बहन के अपत्य अथवा बहन बहन के अपत्य हो, तो ये सब जो रिलेशनशिप है परिवार की, इनको प्रतिसिद्ध नातेदारी की डिग्रियां कहा जाता है। इनके अंतर्गत विवाह हिंदू विवाह अधिनियम के द्वारा जो है वो अलाउड नहीं है, मान्य नहीं है। स्पष्टीकरण खंड 6 और 6 के प्रायोजनों के लिए नातेदारी के अंतर्गत आती है पूर्ण रक्त की नातेदारी। अब जो हमने प्रतिसिद्ध जो नातेदारी देखी और हमने जो चर्चा की थी सपिंड नातेदारी और प्रतिसिद्ध नातेदारी की डिग्रियों की, तो इनमें कौन कौन से रिलेशन आएंगे। इनके अंतर्गत पूर्ण रक्त से संबंध हो, जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि जिनके माता पिता एक हो, अर्ध हो जिनका पिता एक हो और माताएं अलग हो, और एकोदर रक्त जिनके अंतर्गत माता एक हो और पिता अलग अलग हो। तो इस प्रकार के जो किसी भी प्रकार की श्रेणी हो, वो सब उन सब सपिंड नातेदारियों में या प्रतिसिद्ध नातेदारियों के अंदर विवाह जो है वो मान्य नहीं है। दूसरा है धर्मज रक्त की नातेदारी तथेद अधर्मज रक्त की नातेदारी, यानी अगर कोई दो व्यक्तियों के बीच में प्रतिसिद्ध नातेदारी की डिग्रियां हैं या सपिंड रिलेशनशिप हैं, चाहे वो नातेदारी जो है वो पूर्ण रक्त हो, अर्ध रक्त हो या एकोदर रक्त हो, या दो व्यक्ति जो हैं उनके बीच में नातेदारी धर्मज हो या अधर्मज हो, संतान जो है उनकी भी बीच भी विवाह अनुज्ञात नहीं होगा। और इस प्रकार से व्यक्ति चाहे वो धर्मज रूप से धर्मज रक्त की नातेदारी हो, इलीजिटिमेट ब्लड रिलेशनशिप एज वेल एज लेजिटिमेट, यानी धर्मज रक्त की नातेदारी से जुड़े हों या अधर्मज रक्त की नातेदारी से जुड़े हों, अगर वो प्रतिसिद्ध नातेदारी या सपिंडा रिलेशनशिप में आते हैं तो ऐसे व्यक्तियों के बीच में विवाह अनुज्ञात नहीं हो सकता, विवाह नहीं हो सकता। रिलेशनशिप बाई एडॉप्शन एज वेल एज बाई ब्लड, चाहे दो व्यक्तियों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो अडॉप्शन के द्वारा हो या फिर दत्तक नातेदारी के द्वारा हो, या रक्तजन्य या ब्लड से संबंध हो, ब्लड रिलेशन हो उनके बीच में, या दत्तक नातेदारी हो, तो ऐसे व्यक्ति भी प्रतिसिद्ध नातेदारी या सपिंडा नातेदारी की श्रेणी में ही आएंगे। और उन खंडों में नातेदारी संबंधी सभी पदों का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा, यानी दो व्यक्ति सपिंड नातेदारी या फिर प्रतिसिद्ध नातेदारियों के अंतर्गत जो है वो ब्लड रिलेशनशिप से भी हो सकते हैं, एडॉप्शन से भी हो सकते हैं, लेजिटिमेट जो ब्लड रिलेशनशिप से भी हो सकते हैं और इलेजिटिमेट रिलेशनशिप से भी हो सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो हैं वो पूर्ण रक्त, अर्ध रक्त या एकोदर रक्त के अंतर्गत भी अगर उनका संबंध है तो ऐसे व्यक्ति प्रतिसिद्ध नातेदारी या सपिंडा रिलेशनशिप में आएंगे, और ऐसे व्यक्तियों के बीच में विवाह जो है वो नहीं किया जा सकता। तो अब हमने जो धारा 3 के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की परिभाषाओं में चर्चा की है, इनको इसी रूप में आगे जो इस अधिनियम के प्रावधान हैं उनमें समझा जाएगा, जब तक कि वहाँ पर कोई स्पष्ट रूप से अन्यथा उपबंध न कर दिया गया हो। अब हम धारा 4 की बात करेंगे। अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव क्या है, ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ एक्ट क्या है। इस अधिनियम में अभिव्यक्ति रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, यदि कोई अभिव्यक्ति रूप से कोई बात बताई गई है आगे किसी प्रावधान में, उसके अलावा इसमें क्या कहा गया है, खंड क के अंतर्गत हिंदू विधि का कोई ऐसा शास्त्र वाक्य नियम या निर्वचन या उस विधि की भाग रूप कोई भी रूढ़ि या प्रथा जो इस अधिनियम के प्रारंभ के अव्यवहित पूर्व प्रवृत्त रही हो, ऐसे किसी भी विषय के बारे में जिसके लिए इस अधिनियम में उपबंध किया गया है प्रभावहीन हो जाएगी। यानी इस अधिनियम से पहले कोई भी नियम हो, कोई शास्त्र में कोई वाक्य हो, निर्वचन हो, या कोई विधि का कोई भाग हो, रूढ़ि हो, प्रथा हो, जिसके बारे में हिंदू मैरिज एक्ट 1950 एक्ट में प्रावधान कर दिए गए हैं, तो अगर इस एक्ट में उन चीज़ों के बारे में प्रावधान कर दिए गए हैं तो ऐसे जो पूर्व के जो शास्त्र वाक्य नियम निर्वचन और रूढ़ि और प्रथा हैं वो प्रभावहीन हो जाएगी, उनका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। अब जो भी इस अधिनियम के अंदर प्रावधान बताए गए हैं उन्हीं के अनुसार वो चीज़ें जो थी वो गवर्न होगी, न कि पुराने शास्त्र वाक्य नियम या निर्वचन के आधार पर जिनके बारे में स्पष्ट रूप से प्रावधान अगर 1955 में किसी बात के बारे में कर दिया गया है तो
वो बात वही बात जो हिंदू मैरिज एक्ट के प्रावधानों के अनुसार लागू होगी, न कि किसी नियम निर्वचन या किसी रूढ़ि या प्रथा के आधार पर। वो ख़त्म हो जाएगी और जिस चीज़ के बारे में भी हिंदू मैरिज एक्ट में स्पष्ट प्रावधान कर दिए गए हैं, तो वो प्रावधानों के अनुसार ही वो बात लागू होगी। इस अधिनियम के प्रारंभ के अव्यवहित पूर्व प्रवृत्त कोई भी अन्य विधि जहाँ तक प्रभावहीन हो जाएगी, जहाँ तक कि वह इस अधिनियम के अंतर्विष्ट उपबंधों में से किसी से भी असंगत हो। एनी अदर लॉ इन फोर्स इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट सेल सीज टू हैव इफेक्ट इन सो फार एज इट इज इनकंसिस्टेंट विद एनी ऑफ द प्रोविजन कंटेंट इन दिस एक्ट। यानी इस अधिनियम ये अधिनियम 1955 जो पारित हुआ, तो इसके पूर्व में कोई अन्य विधि है, वो अन्य विधि वहाँ तक प्रभावहीन हो जाएगी जहाँ तक कि इस अधिनियम में अंतर्विष्ट उपबंधों में से किसी बात से, यानी अगर किसी बात के बारे में इस विधि में प्रावधान दिया गया है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के बारे में, और इस विधि के पहले की कोई विधि है जो कि इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत बात करती है या इससे विपरीत बात करती है, तो वो प्रभावहीन हो जाएगी। कौन प्रभावी रहेगा? हिंदू मैरिज एक्ट के प्रावधान प्रभावी रहेंगे, और अन्य विधि जो इस हिंदू मैरिज एक्ट के पहले लागू थी वो प्रभावहीन हो जाएगी, वो लागू नहीं होगी। लागू हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के प्रावधान ही लागू होंगे। तो इस प्रकार से ये जो हिंदू मैरिज एक्ट है इसके प्रावधानों को प्रभावी बनाया गया है, और इस अधिनियम में जो बातें कही गई हैं वो बातें इसी प्रावधानों के अनुसार, इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार गवर्न होगी। चाहे अन्य किसी विधि के अंतर्गत कोई अन्य बात लिखी हुई है तो वो बात प्रभावहीन हो जाएगी, जिस बात के बारे में हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर बिल्कुल साफ साफ प्रावधान कर दिए गए हैं। तो धन्यवाद।